प्लान किया था हसन साहब के साथ आपने कि किसी वक्त में यूनिवर्सिटी की बागडोर आप संभालेंगे? मास्टर्स करके वापस आया पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने उनसे ख़ुद इस बात का इज़हार किया कि मुझे इल्म से नौजवानों को डेवलप करने में और यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसका इंतख़ाब करना चाहता हूँ। हसन साहब के टेबल के साथ आपका टेबल हुआ करता था। मैं भी तैयार होके जो है वो पहुँच गया अगले दिन। तो उन्होंने मुझे कहा कि सामने जो विज़िटर चेयर नंबर 2 है, इस पे आप बैठ जाएँ। कोई नसीहत बताइए जो आपने पल्ले से बांधी, फिर वो ख्वाब वाला वाकया ज़रूर बताइएगा जो आपके ख्वाब में आए और जवानी संभाल कर रखने की बात की। कुछ लोग होते हैं डाँटते हैं, कुछ लोग होते हैं मारते हैं, कुछ लोग होते हैं हर वक़्त मशवरा दे रहे होते हैं, ये ना करो, ये ना करो। उनका एक अंदाज़ ही बहुत मुनफ़रिद था। यूएमटी की बागडोर आपने संभाली तो उस वक्त भी चैलेंजेस आए होंगे। आम फैम हम सुनते हैं कि जी क्योंकि बच्चे को प्लेट में रख के मिल गया तो बड़ा आसान होगा और इनको क्या पता, इनको क्या कदर के कैसे मेहनत करके जो है वो बनाया जाता है। शुरू में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपना माइंडसेट रखते थे और ये कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ, तो उनको भी कोशिश की साथ लेके चले, वो साथ कुछ चले भी। स्ट्रेंथ यूएमटी की माशाल्लाह बाकियों से बहुत अच्छी है। उसके पीछे क्या वजह? नंबर 1 हमारे लिए क्वालिटी है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, क्वालिटी रिसर्च करें, हमारा माशरे में एक इम्पैक्ट हो, हमारा जो स्टूडेंट है उसके अंदर वैल्यू एडिशन हम करें, वो एक लर्नर के तौर पे आए और एक लीडर के तौर पे बाहर जाए। ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना। स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि हल्ला गुल्ला हो, कॉन्सर्ट्स हो रहे हो, म्यूजिक हो। लोगों को पता है कि यूएमटी का जो एनवायरनमेंट है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है? वो जो हमारे सोशो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नेशनल वैल्यूज़ हैं, हम उनको जो है मद्देनज़र रखते हैं कि हमने इसको पेरिस नहीं बनाना, हमने इसको लंदन नहीं बनाना और ना हमने इसको एक डिस्को बनाना है। कंपनीज के सीईओज हैं, चेयरमैन हैं या एचआर से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि जॉब्स, अब मैं इस इदारे में जॉब करने वालों की बात कर रहा हूँ, जॉब्स बहुत हैं, कंपैटिटिव या कम्पिटिटिव जो है वो हमें लोग नहीं मिल रहे होते। हर चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिल सकती कि कोई हम आपको चॉकलेट बार दें कि ये खाएँगे तो आप काबिल बन जाएँगे। कोई टीका भी नहीं है जो आप कहें मुझे लगा दें तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल और थिंकिंग स्किल ये इम्प्रूव कर देगी। जिस भी हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको पता होते हैं, आप खुद राब्ते में होते हैं, आप नई चीज़ें बता रहे होते हैं। अगर आप ज़िंदगी में एक एरिया के अंदर स्पेशलाइज़ करते हैं, तो बाकी जितने एरियाज़ हैं उनसे आप ब्लाइंड रहेंगे। तो उस एरिया के अंदर भी आपको डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से उस एरिया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसके अंदर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए नॉलेज चाहिए। जब आप मिनिस्टर रहे, फ्यूल आपने नहीं लिया, गाड़ी आपने नहीं ली, प्रोटोकॉल आपने नहीं लिया, तनख्वाह आपने नहीं ली, क्या मोटिवेशन थी इस सारे चीज़ के पीछे? कभी-कभार सोचता था कि ये जो मेरा टाइम था, इसमें जिस तरीके से मैंने काम किया, हो सकता है ये शायद मेरी बख्शिश का सिला बन जाए। तो अगर आप नेक नीति से काम करें, आप इस नीयत से काम करें कि आपने अल्लाह को राज़ी करना है। पानी भी अपना लेके जाते थे, मैं सूफ़ी पीता था, ये लोग नेस्ले पीते थे, ब्यूरोक्रेट्स। हम काम करना चाहते हैं, हम जब सिस्टम का हिस्सा बने तो हमें काम नहीं करने दिया गया। आपको किसने काम करने दिया? बहाना है कि वो कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जिन लोगों को काम करना नहीं आता, वो इस तरह के बहाने करते हैं। कितने सोने के ज़खायर मिले थे? 127 मुकामात पे 500 सैंपल लिए, 25 किलोमीटर की ये बेल्ट है। तो जीएसपी की रिपोर्ट ने ये बताया कि 2.8 मिलियन तोला सोना इधर अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं यूएमटी में मौजूद हूँ और मैं गुज़िश्ता 19 साल से यूएमटी में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी डिग्रीज़ यहाँ से हैं, उसके बाद मेरी मुलाजमत यहाँ पे है और मुझे आज मौका मिला है इब्राहीम हसन मुराद साहब का इंटरव्यू करने का, उनके साथ पॉडकास्ट करने का, जो कि बड़े लंबे अरसे से ये ख्वाहिश थी कि उनके साथ बैठूँ। और बहुत सी चीज़ें तो मुझे पता हैं जो मैं ख़ुद बताऊँगा और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे जानने की मुझे बड़ी शदीद ख्वाहिश है। इब्राहीम साहब, सबसे पहले इनको टाइटल मिला यंगेस्ट प्रेसिडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का और उसके बाद यंगेस्ट चेयरमैन किसी यूनिवर्सिटी का, और इसके पीछे जो तरबियत, जो डायरेक्शंस, जो हसन साहब ने इन पे अपना वक्त इन्वेस्ट किया, वो नज़र आता है। सच्ची बात ये है कि जब हसन साहब शहीद हुए तो उसके बाद जितने भी लोग यूएमटी से मोहब्बत करते थे उनको ये एक चैलेंज नज़र आता था कि ये यूनिवर्सिटी अब आगे कैसे बढ़ेगी। तो हसन साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए
इस यूनिवर्सिटी को एक नई पहचान, एक नए अंदाज के साथ और एक नई स्पीड के साथ जो है वो आगे बढ़ाते चले गए। और अगर इसकी कारकर्दगी का या इसकी यूनिवर्सिटी की हम फतूहात की जिक्र करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि हमें 2 घंटे सिर्फ इस पे लग जाएगा कि कितना स्कॉलरशिप जा रहा है, कितने बच्चे कहाँ कहाँ कामयाब हो रहे हैं, रिसर्च में कहाँ पे हैं, रैंकिंग में कहाँ पे है, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। गुज़िश्ता अदवार के अंदर इब्राहिम साहब को मौका मिला, 4 मिनिस्ट्रीज़ इनके पास रही जिसमें बड़ा शानदार काम किया। मैं वो भी जानना चाहूँगा कि वो लोग जो कहते हैं कि काम करने का मौका नहीं मिलता, इनको कौन कौन से चैलेंजेस आए। मेरा इंट्रोडक्शन लंबा होता चला जा रहा है, मेरा ख्याल है कि इब्राहिम साहब को ज़्यादा सुनने का शौक़ मुझे भी है और आपको भी है। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप बताएं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये प्लान किया था हसन साहब के साथ आपने कि किसी वक्त में यूनिवर्सिटी की बागडोर आप संभालेंगे? ऐसा समझे आइडिया तो नहीं था मुझे, ना उन्होंने मुझे कभी ऐसे समझे कि डायरेक्टली ये कहा, लेकिन मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड उनके ये प्लान था। और वो ऐसी उन्होंने मेरी एक तरबियत की, मुझे ऐसी जो है उन्होंने एक रिजीम से गुजारा जिससे ये कि मैं शायद उसके लिए प्रिपेयर हो गया। ये एक बात है कि जब मैं मास्टर्स करके वापस आया पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने उनसे ख़ुद इस बात का इज़हार किया कि मुझे इल्म से नौजवानों को डेवलप करने में और यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसका इंतखाब करना चाहता हूँ। और मुझे याद है कि उस वक्त में आप डायरेक्टर थे यूएमटी के और हसन साहब के टेबल के साथ आपका टेबल हुआ करता था। तमाम डिसीजंस में, तमाम चीज़ों में, आपकी ट्रेनिंग में मुझे ये मालूम है कि बड़ा शानदार वक्त गुजरा आपका। सबसे बड़ी लर्निंग क्या हुई? वो टेबल तो बाद में लगी, पहले तो आपको शायद इल्म हो कि मैं जब आया तो मैंने वॉरिक से मास्टर्स किया। वॉरिक दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती है और मास्टर्स मेरा एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में था। तो मैं जब आया तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं जॉइन करूँगा तो मुझे कोई डायरेक्टर लेवल की पोजीशन मिलेगी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी में क्या रोल आप मेरे लिए देखते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना कल आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो मैं जिस तरह आप माशाल्लाह सूट टाइप बूट घड़ी लगा के आए हुए हैं, तो मैं भी तैयार होके जो है वो पहुँच गया अगले दिन। तो उन्होंने मुझे कहा कि सामने जो विज़िटर चेयर नंबर 2 है, इस पे आप बैठ जाएँ। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या कराना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसके पीछे आइडिया क्या है, ये तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कोई 3, 4, 5 माह बाद मुझे ये समझ आया कि वो मुझे टेबल के दूसरे साइड से डील करना सिखा रहे थे। और ये है कि मैं रोज़ सुबह तैयार होके सूट, टाई, कपड़े पहन के आ जाता और सामने उधर जाके बैठ जाता। तो उनका जो तरबियत का अंदाज़ था, उसमें एक बहुत हिकमत थी, बहुत दानिश थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो चीज़ें आगे बढ़ी। जिस तरह मैंने उनसे कुछ अरसे बाद 5-6 माह बाद कहा कि कोई मुझे रोल दें, तो उन्होंने कहा कि अब आपने जो भी रेक्टर ऑफ़िस के अंदर स्टूडेंट का इशू होगा वो आप देखेंगे, उसको आपने डील करना है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई ज़िम्मेदारी माँगी थी, मुझे अब पूरा दिन लोगों की सुननी पड़ेगी। लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पूरे दायरे में कोई भी अगर ऐसी चीज़ थी जो कि इम्प्रूवमेंट माँगती थी, उसका मुझे अच्छी तरह इदराक हो गया। तो वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके चले, उन्होंने ऐसी तरबियत की। बचपन में जिस तरह आम बच्चे जिनकी जब स्कूल की छुट्टी होती थी, तो वो पार्क में खेलते थे या घर में रेस्ट करते थे। तो मेरी वालदा जो है वो मुझे तैयार करके वालिद साहब दफ्तर भेज देती थी। तो मीटिंग्स में भी वो साथ रखते थे। वो कहते थे कि आपने बोलना कुछ नहीं है, बस देखना है। तो मेरे ख़्याल से एक सटल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने ऐसी एक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रूमिंग की। और ये जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है कि लोग अपनी औलाद को काफ़ी हद तक नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो कहते हैं अभी तो छोटे हैं, अभी तो ये बच्चे हैं, इनको बाद में, हम अभी मैच्योरिटी नहीं, अभी ये खेल कूद कर लें। लेकिन जितनी बेहतरीन तरीके से आप उनकी तरबियत कर सकें, उनको एक्सपोज़र दे सकें, अपने साथ रखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात है और ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है कि आप छोटी यंग एज से ही बच्चों को अपने साथ रखें और वो उनको वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आप अगर आपके पास है तो वो मौका दें उनको जिससे वो सीखें। कम वक्त मिला आपको हसन साहब के साथ।
मैं इसमें जानना ये चाहूँगा, मैंने लिटरली उनकी शहादत पे बिलक बिलक के लोगों को रोते हुए देखा। वो इतने हलीम, इतने शफ़ीक उनकी शख्सियत थी, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे उनको। बतौर बाप आपने उनकी चीज़ बताई है, कोई नसीहत बताइए जो आपने पल्ले से बाँधी, फिर वो ख्वाब वाला वाक़या ज़रूर बताइएगा जो आपके ख्वाब में आए और जवानी सँभाल के रखने की बात की। नसीहत तो वो एक तो कुछ लोग होते हैं जो कि हर वक़्त जो है ना आपको कोई ना कोई मशवरा नसीहत देते रहते हैं। अच्छा ये उस तरह के नहीं थे, ये उस तरह के आदमी थे कि जो वो चाहते हैं कि लोग करें, वो पहले खुद करके दिखाते थे। हुँ। तो जिसे कहते हैं ना लीडिंग बाय एग्ज़ाम्पल नमाज़ कि पढ़नी है तो कुछ पहले खुद लोग पढ़नी है। हाँ, तो उनका ये था कि लोग देख के, उनके रवैये को देख के, उनकी तबीयत को देख के उनसे सीखते थे, उनका ये तरबियत का अंदाज़ था। कुछ लोग बिल्कुल होते सही। हैं डाँटते हैं, कुछ लोग होते हैं मारते हैं, कुछ लोग होते हैं हर वक़्त मशवरा दे रहे होते हैं, ये ना करो, ये ना करो। उनका एक अंदाज़ ही बहुत मुनफ़रिद था और यही उनकी एक पर्सनैलिटी में ऐसी कशिश थी कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। वो लोगों को अपने से दूर नहीं करते थे, लोग खुद उनके पास आना चाहते थे, खुद उनसे सीखना चाहते थे। उनकी सोबत में रह के आप बहुत कुछ सीखते थे। तो एक तो ये उनकी बात थी। लेकिन एक जो चीज़ जो बहुत मेजर उनका की ट्रेट था पर्सनैलिटी का और आजकल माशरे में ये बहुत कम होता जा रहा है, वो ये था कि ही वॉज़ वेरी हम्बल। आजिज़ी बहुत थी उनमें कि यूनिवर्सिटी में जो है ना कहीं जा रहे हैं तो हर किसी से मिल लिया, हर किसी से बात कर ली, हर किसी का मसला सुन लिया। पब्लिक में अगर कहीं किसी ने पूछा आप क्या करते हैं? तो कहते थे मैं उस्ताद हूँ। बल्कि एक बार उन हुआ ये कि कहीं वो वॉक कर रहे थे, तो उनको कोई साहब मिले, उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आपको मैंने देखा नहीं कभी। तो किसी दिन पे उन्होंने यूनिवर्सिटी में देखा कि कोई फंक्शन में या कहा वो एज़ रेक्टर, वाइस चांसलर बैठे हैं, तो सारे लोग स्टाफ वगैरह तो उन्होंने कहा आपने तो बताया नहीं। तो इस तरह की उनकी एक ट्रेड शख्सियत थी। थी, आजी थी बहुत और अमीर-गरीब को एक जैसा उससे बर्ताव रखना। ठीक है, आम मोटरसाइकिल पे भी आदमी आ जाए उसके साथ भी 2-2 घंटे बैठे रहते थे। उम्रे पे गए तो उधर एक स्टूडेंट था, तो उसने कहा तो उसको साथ उधर ले लिया, उसको उधर मॉल में उसके साथ घूम रहे हैं। तो ये जो उनकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट था ना, ये बड़ा एक था कि जो दरवेश आजकल तबीयत। हमें कम से कम माशरे में नज़र आता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब शहीद हुए हसन साहब आप साथ थे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक तो ज़ाहिर है कि इमोशनल एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक़्त का कुछ मुझे बताइएगा और साथ ही साथ फिर जब यूएमटी की बागडोर आपने सँभाली, तो उस वक़्त भी चैलेंजेज़ आए होंगे। आम-फ़हम हम सुनते हैं कि जी क्योंकि बच्चे को प्लेट में रख के मिल गया, तो बड़ा आसान होगा और इनको क्या पता, इनको क्या कदर के कैसे मेहनत करके जो है वो बनाया जाता है। ख़ैर हमने तो 18-18 घंटे आपको सोच विचार करते और मेहनत करते देखा हुआ है। लेकिन लोगों के लिए कि क्या ये आसान था आपके लिए कि इस इदारे को जिस जगह से आपने टेक ओवर किया, हादसाती तौर पे ही मैं कहूँगा ज़ाहिर है, और उसके बाद आज 2025 में कमोबेश 7 साल गुज़र चुके हैं, जहाँ तक आप लेके आए हैं, ये आसान सफ़र था? मेरे ख़्याल से देखें एक तो मैं अपनी ज़ात या किसी को इस तरह मैं नहीं समझता कि क्रेडिट जाता है, ये तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को क्रेडिट जाता है। और नंबर 2 ये कि जिधर पब्लिक इंटरेस्ट होता है, तो अल्लाह ताला जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में मेरे ख़्याल से लोगों से कुछ ना कुछ ठीक काम बीच में रास्ते में करा देता है। और तीसरी बात अगर देखें कि मैं अपने आप को देखूँ कि मैंने किस तरह काम किया, तो इसमें ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो कि दरकार भी थी और एक आपको इसमें पैशन होना बड़ा ज़रूरी है कि जो काम आप करें उसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो मेरा एक इसके अंदर डीप एक पैशन था कि एजुकेशन से आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, यूथ को आपने एम्पावर करना है और आपने नई बुलंदियों को छूना है, बेहतर से बेहतर काम करना है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है और यूनिक काम करना है, वो काम करना है जो कि और कोई नहीं कर रहा। नए काम करें, नए आइडियाज़, तो ये सब थीम्स थी जिस पे हमने काम किया और टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। कुछ टीम हमने नई बिल्ड की और ये कि शुरू में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि समझें कि अपना माइंडसेट रखते थे और ये कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ, तो उनको भी कोशिश की साथ लेके चले, वो साथ कुछ चले भी। लेकिन ये कि मेरे ख़्याल से ओवरऑल अगर मैं देखूँ 7 साल पिछ पिछले जो है कैसे गुज़रे, तो हमने हर लिहाज से अल्लाह के करम से ग्रो किया है। हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, हमारी रिसर्च 400% इम्प्रूव हुई है, हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया है,
हमारी फैकल्टी की क्वालिटी बढ़ी है, हम ओवरऑल फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हुए हैं। तो हर लिहाज से हमारी रेपुटेशन जो है मार्केट में, तो ग्रो हमने किया है, एक्सपेंड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हर लिहाज से हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। तो ये है कि एक अनडाइंग टायरलेस एफर्ट लगे रहें कंसिस्टेंटली, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये बताइएगा कि कंपैटिटिव एज क्या है बाकी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से? आजकल इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ यूएमटी की माशाल्लाह बाकियों से बहुत अच्छी है, उसके पीछे क्या वजह? नंबर वन तो मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो जिसे कहते हैं ना तर्ज है, जिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा, ठीक है, और हमारा जो फोकस है कि हम क्वालिटी को एम्फसाइज करेंगे, हमारे लिए कोई सरप्लस या और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। नंबर वन हमारे लिए क्वालिटी है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, क्वालिटी रिसर्च करें, हमारा माशरे में एक इम्पैक्ट हो, हमारा जो स्टूडेंट है उसके अंदर वैल्यू एडिशन हम करें, वो एक लर्नर के तौर पे आए और एक लीडर के तौर पे बाहर जाए। उसके अंदर वो सारी सलाहियत होनी चाहिए, वो इल्म होना चाहिए, वो हुनर होना चाहिए, जो उसको एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रिपेयर करेगा। तो ये एक तो हमारा जो है ना की फ़ोकस है। और हमने जिस तरह के एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो हमने अंडरग्रेड अपना 2.0 रिवैम्प किया है, तो ये पाकिस्तान का सबसे मुनफ़रिद और सबसे इफ़ेक्टिव अंडर ग्रेजुएट कोर है। जो पहले 1.5 साल स्टूडेंट पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो एक कॉमन कोर होता है। तो हमने स्टैनफोर्ड को देखा, हार्वर्ड को देखा, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ को देखा, पाकिस्तान में 1-2 इदारों को देखा, कराची में, लाहौर में, और फिर हमने एक अपना अंडर ग्रेजुएट कोर बनाया है, जो कि स्टूडेंट की होलसम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करता है कि पर्सनल एक्सेलेंस, उनके एटिकेट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, द वे दे ड्रेस, उनकी न्यूट्रिशन है, उसका इनको अंदाज़ा हो, एकेडमिकली साउंड हो, जो पढ़ा हो वो आता हो, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, जिस पेशे में जाएं उसमें अच्छा करें। और नंबर 4 कि स्पिरिचुअली लाइटेंड हो, कि उनको पता हो कि जो अल्टीमेट सक्सेस है वो सक्सेस इन द हेयर आफ्टर है, और आप जो डिवाइन स्पिरिचुअल गाइडेंस है उस पे चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मुश्किल नहीं है आज के दौर में? मुश्किल तो नहीं है, मेरा ख़्याल से ये आपकी प्रायोरिटी और ईमान के थोड़े लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर आप हर चीज़ के ऊपर आप नंबर 1 ये देख लें कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, सीरत से सीखें, तो आपको जब यकीन हो जाए ना कि इसमें मेरी कामयाबी है, और मैं अगर शैतान की मानूँगा तो मैं नाकाम होऊँगा, मुझे रुसवाई मिलेगी। ये जब आपके अलाइनमेंट एक बार लाइन एंड लेंथ दुरुस्त हो जाए, तो फिर आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना। स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि हल्ला गुल्ला हो, कॉन्सर्ट्स हो रहे हो, म्यूजिक हो, गाने हो, और बड़ा हमारा जो है जनाब बड़ा कैंपस लाइफ बड़ी शानदार किस्म की ऐसी हो। आप तरबियत की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो अपना फैसला खुद करते हैं आजकल कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप नहीं समझते कि ये चीज़ एडमिशन्स को जाके हर्ट करती है कहीं ना कहीं? देखिए, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेंट्स जो है बहुत बढ़े हैं पिछले कई सालों में, और एडमिशन्स भी हमारे बहुत बढ़े हैं, और हम लाहौर में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स करते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमसे आधे दाखिले करती हैं, कुछ हैं जो 1/4 करती हैं, उनके पास एप्लीकेंट्स का भी इशू है, एडमिशन्स का भी इशू है। तो प्रेफ़रेंस तो हम है। अच्छा, ये इस सब के बावजूद है कि लोगों को पता है कि यूएमटी का जो एनवायरनमेंट है वो कंज़र्वेटिव है, ठीक है? वो जो हमारे सोशो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नेशनल वैल्यूज़ हैं, हम उनको जो है मद्देनज़र रखते हैं कि हमने इसको पेरिस नहीं बनाना, हमने इसको लंदन नहीं बनाना, और ना हमने इसको एक डिस्को बनाना है, ठीक है? हमने जो हमारी यूथ है उसके अंदर वो कैरेक्टर के अंदर वो ट्रेट्स हों, ठीक है? जो हम हर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं प्रोफेटिक मॉडल ऑफ लीडरशिप, ठीक है? तो उसके अंदर, और हमारे 12 माह के अंदर एक टॉपिक पे हम स्टूडेंट्स के फोकस करते हैं कि ये इनमें सिर्फ जो है ना वो हो, लेट्स से ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, ठीक है, फियर ऑफ गॉड है, ठीक है, हया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको एक बेहतर माशरा आपके डेवलप करती है, एक बेहतर इंसान बनाती है, और ये आपको एक कामयाब इंसान बनाएगी। तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि वो घाटे का सौदा हो। बिल्कुल सही है। तो आप सच बोलना है, ठीक है? आप दुनिया में जहाँ भी जाएँगे, आप सच बोलेंगे, आपकी वैल्यू होगी। आप झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, आप बदनाम होंगे, आप रुसवा होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें ये ग्लोबल अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि ये सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं
जो हमारा रिलीजन सिखाता है, फर्ज करें क्लेanलीनेस है, तो आप अगर गंदे रहेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा है। नुकसान है। तो ये आदमी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि शैतान आपको जो है वो गाइड करेगा कि ये आपने सही काम की तरफ नहीं लगना। लेकिन जो है आपने अब ये फ़ैसला करना है कि मैंने जो है वो सही काम करना है या या मैंने शैतान के गलत कहने पे काम चलना करना है। है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इतनी इन्फ्लेशन हमने देखा, इतना सारा कुछ हो गया, क्या मार्केट कंपैटिटिव फीस है आपकी स्टूडेंट्स के लिए? और स्कॉलरशिप के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हसन साहब के ज़माने से हमने देखा कि सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रहा है, आज भी वैसे ही चल रहा है? और फीस कैसे कंपैटिटिव है? लोग क्या ये सोचते हैं कि यूएमटी एक महंगी यूनिवर्सिटी है या अफोर्डेबल है? हमारे कुछ साल पहले टोटल जो स्टूडेंट बॉडी है उसकी 40% जो प्रोपोर्शन था वो स्कॉलरशिप पे पड़ता था। आज ये प्रोपोर्शन 62% पे आ गया है। तो जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं ये तो 50% इंक्रीज़ कर गए हैं, 40 से 60 पे आ गए हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि हमने 6-7 साल पहले तक 2.5 अरब रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। अब ये फिगर 13 अरब को क्रॉस कर गया है। तो 20 से 25 मुख्तलिफ इकसाम की हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं, शुहदा स्कॉलरशिप्स हैं, 1000 हमारे ऑर्फन्स पढ़ रहे हैं। हमारे पास रेफ्यूजी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि यमन, सोमालिया, पैलेस्टाइन, अफ़गानिस्तान, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से यूथ रेफ्यूजीज़ आके इधर पढ़ रहे हैं। हमारे पास रिमोट एरिया की स्कॉलरशिप्स हैं कि बलूचिस्तान से, गिलगित से, इंटीरियर सिंध से, बिल्कुल जो अंडर प्रिविलेज्ड तरीन तबका है, यहाँ के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। तो मुख्तलिफ हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और उसकी बेसिकली उसके पीछे आइडिया ये है कि अगर किसी का दाखिला हो और उसके पास माली वसाइल ना हो तो इदारा उसकी वो नीड को टेक केयर करे। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान से, टैलेंटेड स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल जो हैं, यंग प्लेयर्स, वो आते हैं, ट्रायल करते हैं, उनको हम रेजिडेंस भी देते हैं, फूड भी देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं और तालीम का भी उनका ख़र्चा उठाते हैं। तो ये तो एक कंट्रीब्यूशन है जो कि इस इदारे को काफ़ी मुख्तलिफ। इससे कुछ कोई फंड कर रहा है? इसको तो 100% इंटरनली फंड करते हैं। यूनिवर्सिटी कर रही है? कुछ मेरे ख्याल से 2-4% जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं कोई मेरे पास कोई आया, मैं इसकी फ़ीस अदा करना चाहता हूँ, तो वो एक चलता रहता है। किसी डिफरेंट कोई ग्रुप होगा, कोई वो 5-10 स्टूडेंट वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन 99% ये इदारा खुद ये फीस ज़्यादा है यूएमटी की? फ़ीस तो वेरी करती है। देखें, कुछ डिग्रीज़ हैं जिसमें हमारी ऐसा होगा कि महीने की 12,000 10,000 रुपये फ़ी है, और कुछ हमारे ऐसी प्रोग्राम्स हैं साइंस में, इंजीनियरिंग में, जिसमें स्कॉलरशिप की कोई लिमिट नहीं है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर 4 साल की 12 लाख फ़ीस है, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 1,20,000 दे सकता हूँ 4 साल में, तो आपको वो 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो फ़ीस तो हमारी एक सिर्फ़ एक वो वैल्यू है जो कि लिखी होती है। असल में तो जो नीड बेस्ड हो तो हम उस लिहाज से चलते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि वैसे तो इस चीज़ का ताल्लुक नहीं होता, इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन हम उसको रिलेट करते हैं जॉब्स के साथ भी। तो उसकी क्या रेशो है कि लोग जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट कितनी मिलती है जो यूएमटी से पढ़ के जाते हैं? हमने जो लास्ट सर्वे किया था वो तो ये था कि 96% ग्रेजुएट्स को विद इन 6 मंथ्स कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी। और मैंने अभी कॉन्वोकेशन पे स्टेज पे लोगों से पूछा तो उसमें भी मेजॉरिटी, अब मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग ग्रेजुएशन से पहले ही एम्प्लॉयमेंट हासिल कर चुके हैं और वो 3rd ईयर में 4th ईयर में जॉब कर रहे हैं पैरेलल। और जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले दूसरे सेमेस्टर से फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये एक मैं तो ट्रेंड देख रहा हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है, और ये हो सकता है कि जो 3rd ईयर की यूनिवर्सिटीज़ हों उधर ये ट्रेंड ना हो, लेकिन जो क्वालिटी प्लेयर हैं जो कि क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस देते हैं, उनके स्टूडेंट्स के अंदर ये ऐसी है कि ये दे आर नाउ एम्प्लॉयड बिफोर दे ग्रेजुएट। तो हमारा तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक ऑफिस है जिसके पास कोई 700 कंपनीज इनलिस्टेड है जो कि अपनी जॉब्स डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देती हैं। तो जॉब्स का मैं अभी कोई इशू नहीं देख रहा, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिस तरह लेट्स से सोशल साइंसेज है जिधर स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है, लेकिन उनको अपने आप को आज की जो टेक एज है उसके लिहाज से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा यूएमटी के हवाले से ही, और वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने देखा वो लोग जो कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, चेयरमैन हैं या एचआर से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि जॉब्स, अब मैं इस इदारे में जॉब करने वालों की बात करूँ, जॉब्स बहुत हैं,
कंपैटिटिव या कम्पिटिटिव जो है वो हमें लोग नहीं मिल रहे होते। आपको भी ये चैलेंज फेस करना पड़ता है? जॉब ऑब्वियसली है, और कोई भी इदारा है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। उसको अगर अच्छे अफराद मिलेंगे, उसको लगेगा कि ये आदमी मेरा फ़ायदा कोई कर सकता है किसी चीज़ में, तो वो उसको एंगेज भी करेंगे, उसको पे भी करेंगे, उसको रिटेन भी करेंगे, उसको आगे डेवलप भी करेंगे। लेकिन ये कि उस आदमी के अंदर क्या वो सलाहियत है। अब हर चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिल सकती कि कोई हम आपको चॉकलेट बार दें कि ये खाएँगे तो आप काबिल बन जाएँगे। कोई टीका भी नहीं है जो आप कहें मुझे लगा दें तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल और थिंकिंग स्किल ये इम्प्रूव कर देगी। तो लोग जो हैं अफ़राद, उनमें खुद ये एहसास हो कि हमने अपने आप को डेवलप करना है, हमने अपने आप को ग्रूम करना है। लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने तो करिकुलम के अलावा ज़िंदगी में किताब ही कोई नहीं पढ़ी, या वो भी नहीं पढ़ी। और लोग जो हैं आजकल मैं देखता हूँ वो कहते हैं हम डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो एंड में आपको इल्म नहीं मिलेगा, डिग्री मिलेगी। ठीक है, आप रटा लगा लें, आप चीट कर लें, लेकिन आप सिर्फ़ अपने आप को चीट करेंगे। लॉन्ग रन में आपका नुकसान होगा। तो ये कि ये लोगों के अंदर खुद एक इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। और ये कहते हैं कि क्रेडल टू ग्रेव लर्निंग चलती है, हर रोज़ आप नया सीखते हैं और नया कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, मैंने जैसे भी बताया कि मेरा क्योंकि ताल्लुक अपनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, टीवी, रेडियो, यूएमटी टीवी, यूएमटी रेडियो और पीआर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम जब यूएमटी के लोग आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, ज़ाहिर है आपको भी डिस्कस करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आप जिस भी हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको पता होते हैं, आप खुद राब्ते में होते हैं, आप नई चीज़ें बता रहे होते हैं। एक तो इतने लोगों के साथ राब्ता, और फिर ये सारे ट्रेंड्स। चले, मैं समझता था अच्छा शायद इनको टीवी का ज़्यादा पता है, टीवी ज़्यादा। जब मैंने रजिस्ट्रार साहब से पूछा तो उन्होंने कोई और बात मुझे बताई, मैं डायरेक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कुछ और बताया, फैकल्टी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे फैकल्टी में हमें इस तरह से गाइड करते हैं। तो ये कोई टीम है रिसर्च की पूरी जो आपको चीज़ें बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स ये चल रहे हैं, या खुद से पढ़ते हैं सारा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो रोल है, एक तो ये डिमांड करता है कि आपके पास क्रॉस फंक्शनल इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर आप ज़िंदगी में एक एरिया के अंदर स्पेशलाइज़ करते हैं, तो बाकी जितने एरियाज़ हैं, उनसे आप ब्लाइंड रहेंगे। तो उस एरिया के अंदर भी आपको डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं से उस एरिया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसके अंदर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए नॉलेज चाहिए। तो ये जिसे कहते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, क्रॉस लोग जिस तरह इस्लाम और साइंस करते हैं, कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने जब इस कुरान को पढ़ा तो हमने साइंस के अंदर डिफरेंट इजादात कर ली। नोबेल प्राइज़ विनर मिला है जिन्होंने एक बात ये की थी। तो एक तो ये कि रोल डिमांड करता है। नंबर 2, आपका हर किसी का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैक्सिमम एरियाज़ में आप नॉलेज हासिल करें। उतनी ही आपको दुनिया की समझ आएगी। यू विल अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दुनिया काम कैसे करती है। फ़िलॉसफ़ी है, रिलिजन है, साइंस है, हिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, आर्किटेक्चर है, आर्ट है, डिज़ाइन है, ठीक है। हर एरिया में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पढ़ें। वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट आपके होने चाहिए। तो इसी से आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ आएगी और आप हर किसी को जान सकेंगे, परख सकेंगे और ये कि उसको आगे गाइड भी कर सकेंगे, और ख़ुद भी आप दुनिया को समझ सकेंगे कि सही। दुनिया जो कायनात है ये क्या है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा-सा आते हैं अब आपके उस रोल के ऊपर जब आप मिनिस्टर रहे। ये फैसला कैसे किया आपने? और उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है ऐसे क्लीन लोगों के लिए, क्रेडिबल लोगों के लिए सियासत में आना। मैंने बहुत से लोगों से बात की, उन्होंने कहा दिल तो करता है कि कुछ कर जाएँ, लेकिन मसला ये है कि कुछ ना भी करें आके तो कोई ना कोई दाग लग जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बड़े आराम से आप करके और फिर निकल भी आए, परफ़ॉर्म भी कर दिया आपने। उसमें क्या चैलेंजेस आए, वो कैसे हुआ और किस तरह से इतना वो। और मुझे याद है आपने तो पूरा अपना स्टाफ यूएमटी का भी जो है वो काम पे लगा दिया कि चलो सारे काम करो। और आपका जो स्टाफ मिनिस्ट्री का हुआ करता था वो हमसे पूछा करता था, अक्सर हम मीटिंग में बार बात कर रहे होते थे, कहते हैं ये साहब सोते कितने बजे हैं, ये 18 घंटे तो हम इनके साथ रहते हैं, ये काम कर रहे हैं। फ्यूल आपने नहीं लिया, गाड़ी आपने नहीं ली, प्रोटोकॉल आपने नहीं लिया, तनख्वाह आपने नहीं ली। क्या मोटिवेशन थी इस सारे चीज़ के पीछे? देखिए, मुल्क के लिए आप कुछ कर सकें तो ये तो हर किसी की चाहत होती है। लेकिन ये है कि एनवायरनमेंट और ऐसा एक वो बन गया है कि उसमें आम आदमी के लिए, शरीफ आदमी के लिए ऑपरेट करना मुश्किल है। और ये एक रिस्क है जो कि अगर आप उसको इवैल्यूएट करके ले लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है डिविडेंड दे सकता है।
और मैं ये एक चीज़ कभी कभार सोचता था कि ये जो मेरा टाइम था, इसमें जिस तरीके से मैंने काम किया, हो सकता है ये शायद मेरी बख्शिश का सिला बन जाए। तो अगर आप नेक नीति से काम करें, आप इस नीयत से काम करें कि आपने अल्लाह को राज़ी करना है, आप इस नीयत से काम करें कि आम आवाम जो है इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, आप इस नीयत से काम करें कि गरीब की तकलीफ़ कम हो जाए, दूर हो जाए, तो फिर आप देखेंगे कि स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है? फिर आप हर चीज़ से मुबर्रा हो जाएँगे और आप परफ़ॉर्म भी करेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा। बिल्कुल सही है। तो उसका अजर आपने आखिरत में लेना है, इसलिए सैलरी वगैरह और कुछ नहीं लिया आपने? नहीं देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं कि मैं देखता हूँ कि बड़े-बड़े लोग हैं जो कि अपने एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन हुकूमत से तनख्वाह ले रहे हैं। तो टैक्स जो है इसको तो आप समझने की ज़रूरत, टैक्स है क्या? टैक्स मेरी नज़र में अमानत है अवाम की। आप पानी की बोतल लेंगे तो उसमें से 5-7 रुपए हुकूमत काट लेगी। आप किसी को फ़ोन करेंगे तो 20-30 पैसे वहाँ हुकूमत आपसे ले लेगी। आप पेट्रोल डलवाने जाएँगे तो 1 लीटर पे 60-70 रुपए वहाँ हुकूमत ले लेगी। आप कोई भी काम करेंगे तनख्वाह आएगी, वो तो कट के आएगी, तनख्वाह सैलरी वो में टैक्स आपके जाएगा आप। टैक्स कट के आएगा। तो बात ये है कि ये जो पैसे हैं, ये तो इसका जो इसका हक है नंबर 1, वो तो आम आदमी का है, वो हमारा तो नहीं है, ठीक है? ये तो गरीब के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है ना। जो वेलफेयर स्टेट होती है, उसका ये काम होता है कि जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे ले और जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है, उस पे आप स्पेंड करके उनको लिफ्ट करें। उनको आप स्टाइपेंड दें, उनके लिए तालीम हो, उनके लिए सेहत के मौके हों, उनके लिए हाउसिंग हो, हर वो सहूलत जो उनको एक जो है ना रिस्पेक्टेबल सिटीज़न बनाएगी, वो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। इधर आप देखते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट में हैं, वो शाह-खर्चियाँ कर रहे हैं, वो अपने ऊपर खर्च करते हैं और इतने बेहिस लोग हैं कि उम्रे पे जाते हैं तो एहराम भी टैक्स के पैसों से लोगों ने खरीदा। तो ये जो सारी आइडिया है ना, इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको एहसास हो जाए कि ये अमानत है, तो अमानत में तो ख़यानत नहीं करनी बनती। तो मैंने इसी लिहाज से उसको देखा और हम दफ़्तर में चाय भी अपनी पीते थे, पानी भी अपना लेके जाते थे। मैं सूफ़ी पीता था, ये लोग नेस्ले पीते थे, ब्यूरोक्रेट्स। तो ये है कि दफ़्तर में मेरी ख़्वाहिश होती थी कि हम मेरा अपना एक कैंप ऑफ़िस था वहाँ, ताकि बिजली पानी का भी खर्च, एक एहसास की बात है। एहसास आप में डेवलप हो जाए, ये अगर हर पब्लिक सर्वेंट में डेवलप हो जाए, तो आप देखेंगे कि एक दिन में मुल्क चेंज हो जाएगा। सोने के ज़खायर निकले, लाइव स्टॉक के अंदर इतना काम हुआ, एक्शन भी लिया आपने, सारा कुछ किया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही आपकी। ये जो कहा जाता है कि हम अच्छे हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम जब सिस्टम का हिस्सा बने, तो हमें काम नहीं करने दिया गया। आपको किसने काम करने दिया? देखिए, मेरा तो ये ख़्याल नहीं है कि देखें, ये तो बहाना है कि वो कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जिन लोगों को काम करना नहीं आता, वो इस तरह के बहाने करते हैं। जो काम करना जानते हैं, जिनको अपने ऊपर एतमाद है, मैंने तो आज तक ये बात नहीं की, मैंने 5 सेक्रेटरीज़ के साथ काम किया, 4 महकमे को देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल में वो काम किया जो 4 साल में लोग नहीं करते और आज भी अगर देखें तो वो हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आगे लेके चल रहे हैं। तो ये है कि वो काम का इम्पैक्ट देखें, ठीक है? वो काम एवरलास्टिंग है, ड्यूरेशन वाला है। तो लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं आज भी, मानते हैं लोग, एडमिट करते हैं। तो ये कि और मेरी आप उम्र देख लें, मेरा ना कोई इसमें तजुर्बा था, लेकिन ये कि काम की एक काम करने का शौक था और एक नेक मकसद था। तो लोग ये मेरे ख़्याल से ये तो एक कंप्लेंट, ये तो बहाना है। ये सिस्टम जो है ना, ये अगर चेंज करना है, आपने चेंज करना है। आप ही सिस्टम का हिस्सा अगर बनते हैं किसी भी लिहाज से, जिस भी लेवल पे हैं, आप अगर सही हो जाएँगे, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। कितने सोने के ज़खायर मिले थे? समझते हैं आप लकी हैं कि आपकी हुकूमत के अंदर ये दरियाफ़्त हुई और कब तक अगर हम सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकें, तो वो जो बात है कि हमारा कर्ज़ा भी उतर जाए और हम अपने पाँव पे भी खड़े हो जाएँ, कितना टाइम चाहिए होगा? शुरू तो ये बात यहाँ से हुई कि इलीगल एक्सकवेशन हो रही थी, माइनिंग हो रही थी और सर्दियों में जब पानी का लेवल कम होता था, रिवर इंडस पे ये पहुँच जाते थे और वहाँ से ब्लैक सैंड के अंदर से प्लेसर गोल्ड के डिपॉज़िट्स निकालते थे। और जो मुझे रिपोर्ट हुआ वो ये था कि एक सीज़न पे एक एक्सकवेटर पे ये 2-3 करोड़ रुपए कमा लेते थे। 2-3 करोड़ रुपए एक सीज़न में 1-2 एक्सकवेटर से कमा लेते थे। तो हमने वो ऑब्वियसली रिक्वायरा सारा, फिर जीएसपी का सर्वे हुआ, 127 मुकामात पे 500 सैंपल लिए, 25 किलोमीटर की ये बेल्ट है, अटक खुर्द से लेके ये गाज़ी तक ये कंटिन्यू करती है। ये सिर्फ़ पहला ब्लॉक है। तो जीएसपी की रिपोर्ट ने ये बताया कि
8 मिलियन तोला सोना इधर अवेलेबल है। आज का रेट जो है वो उसके लिहाज से तकरीबन 800 अरब की मालियत है इसकी। तो ये तो इस पे अगले 2-4 महीने के अंदर इसको ऑक्शन करके ये पब्लिक को रेवेन्यू आना चाहिए था सूबे को, लेकिन ऑब्वियसली इनकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी या वो तवज्जो नहीं दे सके या वो व्हाटएवर रीज़न्स ये मटेरियलाइज़ नहीं हुआ। तो जब वो इंडियन मीडिया ने बात उठाई इस जब सर्दियाँ दोबारा आईं, दोबारा इलीगल माइनिंग शुरू हुई, तो इंडियन ने मीडिया ने कहा ये तो इसका सोर्स इंडिया में है, तो ये इधर माइनिंग हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास भी गोल्ड का रिज़र्व और डिपॉज़िट होगा। तो वहाँ से फिर बात आई, वहाँ से फिर उठी तो ये अब दोबारा रिवाइव हुआ। तो इसमें तकरीबन पहली बेल्ट के अंदर 800 बिलियन रुपीज़ का डिपॉज़िट है। इसको आप एक्सकवेट करें बहुत ज़्यादा भी, आप 50% भी अगर एक्सकवेशन कॉस्ट निकालें तो 400 बिलियन रुपीज़, 400 अरब रुपए ये अवेलेबल है। ये जो भी आएगा और इसको एक्सकवेट करें, इनकम जनरेट हो सकती है। पाकिस्तान का गोल्ड जो है वो आप इंडिजिनस गोल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम स्मगल होके आता है। तो ये आप लोकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको वैल्यू एडिशन में चले जाएँ। तो बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। और नीचे जो और ब्लॉक्स हैं फर्दर डाउन द रिवर, इनको इन पे सर्वे कराने की ज़रूरत है कि इन पे सर्वे हो, इनकी वैल्यूएशन हो और ये आगे देखें। और जो बात होती है कि ये अगर हिमालयन माउंटेन से आ रहे हैं, तो वहाँ मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कॉल किया। उन्होंने कहा कि मेरा ये अंदाज़ा है कि उधर सिर्फ गोल्ड $1 ट्रिलियन का है पहाड़ों में ऊपर, जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। तो ये तो हम पाकिस्तान में हमें अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। $6 ट्रिलियन के हमारे पास $6 खरब के मादनी ज़खायर वसाइल मौजूद हैं। तो इसको ये है कि हम इस काबिल हों कि इसको एक्सकवेट कर सकें, इसको निकाल सकें और मुल्क की तकदीर इससे बदल सके। अच्छा, मैंने ये देखा कि जब आप मिनिस्ट्री में थे तो उस वक्त कोई आपको टैग करता था या आपकी मिनिस्ट्री के बारे में कोई निशानदही करता था तो फ़ौरन आपकी टीम मूव कर जाती थी। तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ जिस पे खुद भी बड़ा इत्मीनान हो, बड़ी खुशी हो आपको कि किसी ने रिपोर्ट किया और आपने मसला हल करवा दिया? ऐसी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी क्योंकि हमने खबरों में भी देखा, फिर ये ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव थे आप। कोई बंदा बता देता था तो फौरी तौर पे आप जो है वो उसका मसला हल करवाने के लिए उसके हो जाते थे। तो उसके लिए कैसे टाइम निकालते थे? क्या कोई ऐसा वाकया जो बड़े दिल के करीब हो कि ये इस पे बड़ा मुझे पैसे पूरे हो गए मिनिस्ट्री के, ठीक काम कर दिया मैंने? 2-3 चीज़ें थीं। एक तो ये कि लाहौर में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू था। तो मैं ख़ुद जो है वो एक छोटी-सी गाड़ी में 1-2 लोगों को बिठा के साथ चला गया पैनोरामा। तो वहाँ हमने जाके देखा कि क्या कर रहे हैं वो। एक पर्ची होती थी ₹20 की, उसको वो काटते थे, उस पे लिखते थे 50। और वो जो बुक होती थी उसमें 3 पर्चियाँ होती थी, एक दफ्तर जमा होती थी, एक बुक में रहती थी, एक कस्टमर को देते थे। तो वो जो ₹20 की पर्ची थी उससे वो ₹150 कमा रहे थे। और वो कभी-कभार जो बुक्स थी वो भी जाली होती थी। तो इस पे पहुँचे, इस पे क्रैकडाउन किया, बेतहाशा एफआईआर्स हुई, लोगों पे अरेस्ट भी हुए। फिर उसका हमने डिज़ाइन चेंज किया, उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके गए। कुछ लोग थे उसके कंपनी के अंदर, उनको हमने रिप्लेस किया। तो तकरीबन कोई 200 प्लस साइट्स थी लाहौर के अंदर। तो इसको रिवैम्प करने की कोशिश की। वो एक पूरा माफिया था जो कि गाड़ी में जाता था, डिफरेंट मुकामात से वो पैसे वसूल करता था और पूरा एक कार्टेल था ये। इसके खिलाफ एक एक्शन किया, स्टूडेंट्स की इधर-उधर से बताया कि इधर हमें। तो उसमें उस वक़्त की डीसी थी, इन्होंने भी सपोर्ट किया, कमिश्नर थे उन्होंने भी एक्शन लिया। तो वो एक अच्छी चीज़ थी। दूसरा ये कि जब मैं ट्रांसपोर्ट का मुझे चार्ज मिला, तो मैंने ये ₹20 का टिकट लिया और मैं मेट्रो बस पे चला गया। तो मेट्रो बस पे जब गया, तो मेट्रो बस पे तो आम आदमी सफ़र करता है। उनको ये था ही नहीं कि मिनिस्टर भी आ जाएँगे मेट्रो पे। तो मैं जब गया तो पूरी बस एक तो पैक्ड, नंबर 2 एसी नहीं चल रहे और गर्मियों का वक़्त था। तो मैंने कहा ये तो साँस नहीं ले सकता आदमी, सफ़र करना तो दूर की बात है। तो हमने जब चेक किया तो पता लगा कि वो जो आदमी है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर, वो एसी बंद कर देता है। उससे उसको 20-30% इज़ाफ़ी सेविंग हो जाती है, मुनाफ़ा बन जाता है और वो फ्रॉड कर रहा है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में है कि मेट्रो में एसी चलेगा, लेकिन ये कि वो नहीं चल रहा और लोग कुछ थे नीचे मिले होंगे। तो ये सब चीज़ें देखी तो मैंने फिर उस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, क्रैकडाउन किया, उनको फ़ोर्स किया, उनको नोटिस भेज के आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देंगे। वो भी चौंक गए कि इनको कहाँ से पता लग गया। तो वो फिर आम आदमी जो है वो ऑब्वियसली उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हुई। तो इस लिहाज से तो इस तरह की चीज़ें थी। हमने 1198 बनाई कि कोई भी आपका इशू हो तो आपने किसी दफ्तर के धक्के नहीं खाने। आपका घर बैठे-बैठे फ़ोन पे काम हो। कोई सीवरेज का इशू है, कोई स्ट्रीट लाइट का इशू है, कोई स्ट्रे डॉग आ गए हैं, कोई आपका नक्शा पास नहीं हो रहा, तो आपके फ़ोन पे फिंगर टिप्स पे सारे काम हो
किसी जगह जाना ना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें थी, कुछ आती थी तो हम फिर उस पे एक्शन लेते थे, फौरी एक पॉलिसी इंटरवेंशन करते थे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट? अब प्लान है सियासत में आने का या नहीं? सियासत में तो अमली देखिए सियासत में मैं आने कभी का? गया ही नहीं, ना वही मैं आज हूँ, अमली सियासत में ठीक आने है, का। और आगे मेरा कोई फ़िलहाल तो प्लान भी नहीं है। देखिए मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो पब्लिक सर्विस है। अब एजुकेशन में हम पब्लिक सर्विस एक लिहाज से कर रहे हैं कि 40,000 लोग इस इदारे से निकले हैं जो कि कामयाब हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के अंदर जब मैं था तो उसमें भी एक ही नीयत थी कि पब्लिक सर्विस करें। तो पब्लिक सर्विस के लिए मेरा इंटरेस्ट है, और ये कि मुझे ऑफ़र्स भी हुई। लेकिन ये कि कहाँ से? हर जगह से जहाँ से भी हो सकती हैं। लेकिन ये कि मैं ये देखता हूँ कि ऑब्वियसली सही प्लेटफ़ॉर्म होना ज़रूरी है, और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जिधर आप काम कर सकें, जिधर आपकी एक अलाइनमेंट हो लीडरशिप के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर नहीं आती ऐसी कि जिसके साथ आप मिलके काम कर सकें? उसमें जमात इस्लामी भी है। नहीं, मेरे ख़्याल से पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफ़िलिएशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप एक टेक्नोक्रेट हैं तो आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस है, आपका एक बैकग्राउंड है, आपका एक रिप्यूट है, आपका एक प्रोफ़ाइल है। तो पार्टीज़ को इन लोगों की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए हम जो देखते हैं आम कन्वेंशनल पॉलिटिशियन होते हैं बीए, बीकॉम पास, उनसे तो किसी चीज़ की गवर्नेंस की स्पेलिंग उनको नहीं आती होगी, तो उन्होंने गवर्नेंस क्या करनी? तो जो सियासी हुकूमतें होती हैं इनको ज़रूरत होती है टेक्नोक्रेट्स की, कि लोग आएँ, काम करें, डिलीवर करें, ठीक है? यंग लोगों की आपको पता है 66% यूथ है, लेकिन यूथ को सिर्फ़ लॉलीपॉप मिली है आज तक, यूथ को कुछ नहीं मिला, ठीक है? तो यंग लोगों की ज़रूरत है, कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म को करें जॉइन, तो उसकी डाउनसाइड्स भी हैं। लोग आपको उनसे एसोसिएट करना शुरू कर दें, ये तो उनके हैं, ठीक है? लेकिन मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं कभी किसी के साथ कोई साइड लेना पसंद नहीं करूँगा, और ना मैंने कभी ली। हमेशा मैंने न्यूट्रल स्टांस रखा और प्रो पाकिस्तान स्टांस रखा कि जो मुल्क की बेहतरी में है वो हम करें, ठीक है? जो अवाम की बेहतरी में वो हो। तो मेरे ख़्याल से जब हम साइड्स ले लेते हैं तो हम जो है अपनी ज़ात और ज़ाती इंटरेस्ट को प्रेफ़रेंस दे देते हैं। तो साइड किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1 एंड फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज़ बी पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। अ, जिंदगी में अगले प्लान्स क्या हैं? ख्वाहिश कौन सी ऐसी रह गई है जो चाहते हैं कि पूरी कर लूं? देखिए ये तो अल्लाह को पता होता है कि आगे क्या होना है। मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ही प्लानिंग जानता तो है। करते होंगे ना, लेकिन सोचते ये तो कि होंगे ना। ये देखते हैं कि किसी भी एरिया में, किसी भी समझे सेक्टर में हम काम करें, तो ये कि यूथ एक मैं देखता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का एसेट है। तो इसको अगर हम सही तरीके से ग्रूम कर दें, एजुकेट कर दें, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल चेंज हो सकता है। और नंबर 2 ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें गवर्नेंस के अंदर देखते हैं पैराडाइम में, तो उसमें अगर कोई ऐसा रोल हो जिसमें समझें कि कोई फ़ायदा हो सके मुल्क का, तो उसको भी ऑब्वियसली कंसिडर किया जा सकता है। तो मुस्तकबिल के अंदर देखें कि बहुत चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा टाइमिंग पे, अपॉर्चुनिटी पे। बिल्कुल सही है। ये बताएं कि इतने मसरूफ स्केड्यूल में अपने लिए, फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? गोल्फ तो मैंने देखा था आपने ऑफिस में रखा हुआ था, वहीं पे आप खेल लिया करते थे। तो क्या हॉबीज और क्या चीज़ें हैं काम के अलावा, कैसे अपने आप को फ्रेश रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ प्रायोरिटीज़ की बात है। आप ज़िंदगी में कंपार्टमेंटलाइज़ करें और हर सेगमेंट के लिए दोस्तों के लिए वक़्त रखें, फैमिली के लिए वक़्त रखें, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए वक़्त रखें, और अपने कॉलीग्स के लिए वक़्त रखें, इदारे के लिए वक़्त रखें, काम के लिए वक़्त रखें। और किसी को अगर आप सिर्फ़ एक मैसेज भी कर देंगे ना आउट ऑफ द ब्लू कि मैं आपके बारे में सोच रहा था, ठीक है, आपके बारे में ख़्याल, आप खैरियत से हैं। तो ये भी कभी-कभार ना बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा बड़ा जो है करते ना हैं? एक वो करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों से आप राब्ते में रहें, इन टच रहें, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करे तो उससे आप अच्छी तरह बात करें। तो मेरे ख़्याल से प्रायोरिटीज़ की बात है, हर चीज़ नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी चीज़ को किसी और चीज़ के ऊपर तरजीह नहीं देनी चाहिए, ठीक है? जो जिसका वक़्त है उसको वो आप दें। ताकि एक मुझे किसी ने एक बार कहा कि ज़िंदगी जो है ना वो एक जार की तरह है, और आपके पास रेत है, पत्थर है और पेबल्स हैं,
ठीक है। तो फ़र्ज़ करें रेत काम है और पेबल जो है वो आपकी फैमिली है और पत्थर जो है वो आप समझे आप फ्रेंड्स हैं। तो जब आप ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो तो यू शुड हैव अ मिक्स ऑफ ऑल। एक आपका बैलेंस खूबसूरत जार हो। ये ना हो कि आपका सिर्फ़ रेत हो, सिर्फ़ पत्थर हो या सिर्फ़, तो ये एक है तो वो जो बैलेंस काफ़ी रखा हुआ है आपने, कोशिश करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कोशिश करते हैं। जी। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएँ कि यूएमटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान्स हैं? जैसे अभी सियालकोट कैंपस है, लाहौर कैंपस है, कैंपसेस मज़ीद बढ़ाएँगे, प्रोग्राम्स मज़ीद जो है वो लेके आएँगे, मेडिकल के शोबे में आएँगे, उसके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एक तो ये कि क्वालिटी पे हमारा एम्फेसिस है, क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे नंबर 1, मज़ीद जितनी मैक्सिमम हो सके, मज़ीद बेहतर फैकल्टी लेके आएँगे। रिसर्च में हमारा कोई 1000 प्लस इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होती हैं और इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर हमारी जो रैंकिंग है दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हम आना चाहते हैं। अभी हम 500 पे हैं, टॉप 100 इन द वर्ल्ड पे आना चाहते हैं। एशियन रैंकिंग्स में 120th पे हैं, इसमें हम मज़ीद गेन करना चाहते हैं और ओवरऑल जो एक्सेस टू हायर एजुकेशन है, इसको इम्प्रूव करें। फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास इंशाल्लाह आप देखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी विल हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन द कंट्री, बल्कि रीजन में हमारी शायद कोई मिसाल ना हो। तो हर एरिया के अंदर जितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी हम करें। बिल्कुल सही है। मैसेज स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए? यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। आप 66% हैं सोसाइटी का, तो 66% डिस्कशन, 66% हुकूमत की प्रायोरिटी, 66% अटेंशन आपको मिलनी चाहिए मिनिमम, जो कि आज के दिन में नहीं है। आप 10-20% भी इम्पोर्टेंस नहीं हासिल रखते। तो नंबर 1 आपको अपनी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए और जब आपकी मेजॉरिटी है, आप एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेबल सेगमेंट है सोसाइटी का, तो इसका मतलब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आपने इस चैलेंज को लेना है हाथ में और दुनिया के अंदर अब हर चीज़ चेंज, लीडर्स जो है वो यंग लोग लेके आ रहे हैं। तो आपने इस सिचुएशन को, इस मुल्क को, अपने मुस्तकबिल को खुद इम्प्रूव करना है, ठीक है? कोई आके आपको प्लेट में रख के कोई ऐसी सक्सेस या कामयाबी नहीं देगा। हालात हैं, मामलात कोई इस तरह दुरुस्त नहीं होंगे जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपने हाथ में मामलात को लें और आगे बढ़ें और मुल्क की खिदमत करें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जहाँ मेरे लिए बहुत लर्निंग की चीज़ें थी, वहाँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत कुछ सीखने का मौका होगा, ख़ासकर यूथ के लिए जो पैगाम दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस स्टेज में इब्राहिम साहब की थॉट्स जिस तरह से क्लियर हैं, ये ज़रूरत है कि हमारी तमाम यूथ इसी क्लैरिटी के साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें। 3 एस्पेक्ट पे मैंने बात करने की कोशिश की, हसन साहब के साथ ताल्लुक के हवाले से, यूएमटी के हवाले से और हुकूमत में जो एक किरदार निभा चुके हैं उस हवाले से। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।